चलिए हम दूसरे दृश्यांश यानी वीडियो की ओर चलते हैं। यह आपका दूसरा दृश्यांश। कालांतर में संस्कृति में अवमूल्यन के कारण मानसिकता बदली और पुरुषवादी सोच ने अवधारणा ही बदल दी। सदा पूजित नारी अवहेलना का शिकार बनने लगी। नियति ने उसे दासत्व के किनारे ला खड़ा कर दिया। क्या है, मैंने पहले ही कहा मैं नेट से नहीं निकालता, आपके लिए मेहनत मुझे तो जरा करनी पड़ती है। क्या करूं, बच्चों के लिए सब कुछ किया जाता है। और मैं ये जो सूक्त वाक्य हैं, ये सूक्त वाक्य रचता हूं आपके लिए और इन्हें यहाँ परिभाषित करता हूं। सधे हुए वाक्य हैं ये। कालांतर में संस्कृति में अवमूल्यन के कारण मानसिकता बदली। कालांतर, अब जरा मैं यहाँ आपको दिखाऊं कुछ तो। कालांतर में संस्कृति में अवमूल्यन के कारण मानसिकता अवधारणा अवहेलना। यहां देखिए, कालांतर, काल जोर अंतर, कालांतर यानी समय के बहुत समय बीत जाने के बाद काल की जो दूरी होती है ना, एक घटना और दूसरे घटना के बीच में जो खालीपन रहता है उसे हम कालांतर बोलते हैं, है ना। कालांतर में संस्कृति में अवमूल्यन के कारण, अब यहाँ अवमूल्यन, मानसिकता, यहाँ भी मैंने लकीर खींची थी, और अवधारणा अवहेलना। देखिए, कालांतर भी समझाया मैंने। संस्कृति क्या है, मैंने एक बार इससे पहले भी कहा था, जो नई सोच होती है, मौलिक सोच होती है, उसको संस्कृति बोलते हैं। अमूमन लोग संस्कृति को धर्म से जोड़कर देखते हैं, कतई संबंध नहीं है धर्म से संस्कृति का। धार्मिक संस्कृति का अगर एक अलग मुद्दा हो सकता है, अलग तथ्य है, लेकिन संस्कृति मौलिक सोच को बोलते हैं, यह याद रखिएगा हमेशा। मौलिक सोच है संस्कृति, ठीक। और इसी संस्कृति को जब हम क्रियान्वित करते हैं, जब उसका हम प्रायोगिक रूप उत्पन्न करते हैं, तब उसे हम सभ्यता बोलते हैं। अर्थात मौलिक सोच वह संस्कृति है, और उस सोच को जब हम क्रियान्वित करते हैं, यानी कि प्रायोगिक धरातल पर उतारते हैं, उसका जब हम प्रयोग करते हैं, व्यवहार करते हैं, है ना, तब वह सभ्यता के रूप में वह चीज आ जाती है, वह बात आ जाती है। जैसे एक छोटा सा उदाहरण, सुई बनाने का ख्याल जिसके दिमाग में सबसे पहले आया होगा, तो उसकी वह सोच संस्कृति हो जाएगी, और जब वह सुई बना लेगा तो उसकी बनी हुई सुई ही सभ्यता है। यही मौलिक अंतर है। लोग संस्कृति और सभ्यता का प्रयोग करते हैं, खूब करते हैं, धड़ल्ले से करते हैं, लेकिन जरा भटकाव आता है, होता है, ऐसा कोई बात नहीं है। मैंने आपको संस्कृति में अवमूल्यन यानी मौलिक सोच में अवमूल्यन, यानी अवमूल्य, अब यानी बुरा, बुरे अर्थ में है, मूल्यन यानी मूल्य आंकना, है ना, कीमत लगाना। अवमूल्यन का मतलब हो जाता है कि ह्रास होना, है ना, संस्कृति में पतन आना, संस्कृति के मोल में कमी आ जाना के कारण मानसिकता बदली। अब धीरे धीरे, अब देखिए क्या होता है कि आदमी की संगत, आदमी का उठना बैठना या आदमी का व्यवहार जैसा रहता है, उसकी सोच भी उसी तरह परिवर्तित होने लगती है। आप 10 दिन बोलिए कि मैं बुरा हूं, मैं बुरा हूं, सचमुच कुछ ना कुछ बुराई आ जाएगी आप में, मुझ में, किसी में भी जो ऐसा करेगा। हम अच्छे हैं, हम अच्छे हैं, हम अच्छे हैं, या मैं अच्छा हूं, मैं अच्छा हूं, बोलिए, है ना। मंत्रोच्चार इसीलिए किया जाता है ना, कि उसमें सारे के सारे सकारात्मक तत्व हैं। वे तत्व जो ही हमारे मुंह से उच्चरित होंगे तो हमारा भविष्य बहुत अच्छा हो जाएगा। बहरहाल, तो जब संस्कृति में अवमूल्यन हुआ तो मानसिकता यानी सोच, है ना, वह बदली, और पुरुषवादी सोच ने अवधारणा ही बदल दी। पुरुषों ने जब देखा शारीरिक शक्ति में पुरुष जीव विज्ञान के आधार पर महिलाओं से 30% ज्यादा होते हैं, यानी 100% ताकत यदि शारीरिक ताकत पुरुषों में होती है, तो महिलाओं में सिर्फ 70% होती है शारीरिक ताकत पुरुषों की तुलना में। लेकिन जहां तक मानसिक सोच की बात है, मानसिक ताकत की बात है, मानसिक शक्ति की बात है, तो उसमें पुरुष पाषाण के बराबर भी नहीं ठहरता, कहाँ महिला और कहाँ पुरुष। मैं कोई महिला वादी विचारधारा का पृष्ठपोषक नहीं हूं, मैं ऐसा कुछ नहीं बोलता,
मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ जो सच्चाई है। जी, दृढ़ता जितनी महिलाओं में होती है, क्योंकि वे मानसिक रूप में बहुत मजबूत होती हैं, बहुत मजबूत होती हैं। एक पुरुष से कह दिया जाए कि तुम ससुराल में रहो और सब उसको इसी तरह तंग करें जिस तरह किसी दुल्हन को तंग किया जाता है, उसकी ननद, उसका देवर या उसके घर के और जितने भी लोग हैं, तो पुरुष वहाँ नहीं टिक पाएगा और वो महिला वहाँ न सिर्फ जीवन गुजारती है बल्कि अच्छे तरीके से गुजारती है। बहरहाल तो अवधारणा बदल जाती है। और पुरुषों ने जब देखा कि शारीरिक शक्ति में हम आगे हैं तो उन्होंने पूरी सत्ता अपनी मुट्ठी में ले ली। महिलाएं धैर्यशील हैं, सहनशील हैं, इसीलिए उन्होंने आवाज भी नहीं उठाई। और आज हम क्या कर चुके हैं? तो जिस नारी यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता वाला यह देश आज उसी नारी की अवहेलना करता है। अवहेलना करना, अपमान करना, अनदेखा करना, या उसके साथ अन्याय हो रहा है तो हो रहा है, होने दो, है ना। उसके अस्तित्व को, किसी के अस्तित्व को नकारना ही अवहेलना है। अवहेलना का शिकार बनने लगी नियति, इसे भी रेखांकित किया जाना चाहिए। नियति मतलब भाग्य, है ना, जो तय कर दिया जाता है। कहते हैं छठी के रात में, छठियारी की रात में ब्रह्मा जी आते हैं, तय कर देते हैं। नियति ने उसे दासत्व के किनारे ला खड़ा कर दिया। सबको भयानक राक्षसों से मुक्ति दिलाने वाली माता दुर्गा की जो संततियां हैं, हम सब उनकी संततियां हैं, हम सब उनकी संतानें हैं। महिलाएं भी तो उन्हीं की संतानें हैं और पुरुष भी उन्हीं की संतानें हैं। तो हुआ क्या कि आज वे सहनशील बनकर, धैर्यशील होकर सबके सामने अपनी इस नियति को स्वीकार कर चुकी हैं महिलाएं कि चलो कोई बात नहीं है, जाने दो, है ना। उनकी अवहेलना करने से क्या होता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। और नतीजा यह हुआ कि जो महिला अपनी प्रधानता के आधार पर यहाँ शासन किया करती थी, है ना, उस महिला ने जब मौन स्वीकृति दे दी तो अब वह दासत्व के किनारे, यानी दासता, है ना, गुलामी को बोलते हैं। दासता उस स्थिति को बोलते हैं जब किसी से जबरदस्ती उसकी इच्छा के विपरीत कुछ करवाया जाए और उसे एहसास भी करवाया जाए कि तुम कितने मजबूर हो, दबे हुए हो। इस भाव को दासत्व बोलते हैं। और यह है रीढ़ सिर्फ शारीरिक ढांचे का एक हिस्सा नहीं अपितु प्रतीक है उस आधारशिला का जो अनिवार्य होती है किसी भी प्रकार के निर्माण में। यदि यह आधारशिला हिल या टूट जाए तो उसका कुपरिणाम समाज को भुगतना पड़ता है। यदि यहां भी रेखांकित किया जाए, एक शब्द है अपितु, आधारशिला, अपितु, आधारशिला, एक प्रतीक को भी ले लीजिए, बार बार प्रतीक प्रतीक बात आती है। चलिए, रीढ़ सिर्फ शारीरिक ढांचे का एक हिस्सा नहीं, रीढ़ यह सिर्फ शरीर में नहीं होती, यह समाज के हर हिस्से में होती है। ठीक है, कोई भी आयाम हो, कोई भी रूप हो, उसमें रीढ़ निश्चित रूप में बसती है, रहती है। बिना रीढ़ के आप कुछ नहीं कर पाएंगे। रीढ़ यहाँ प्रतीक है, अपितु प्रतीक है उस आधारशिला का जो अनिवार्य होती है किसी भी प्रकार के निर्माण में। कोई भी कार्य करें तो उसमें एक दृढ़ता, एक नियम, एक कानून या फिर एक जो तथ्य होता है ना, उसको मूल बनाकर रखना अनिवार्य हो जाता है। बिना उसके, बिना किसी व्यवस्था के या बिना किसी सिस्टम के आप कोई काम नहीं करेंगे। यहाँ तक कि नहाना, धोना, खाना पीना जैसे जो छोटे छोटे कार्य हैं आम जीवन में जो आते हैं और एकदम हमारे जीवन में ये उतर चुके हैं कार्य, इन कार्यों में भी एक व्यवस्थित रूप हमें दिखता है। इन कार्यों का भी एक व्यवस्थित रूप है ना। हम पहले पैर नहीं धोते, सिर धोते हैं, कुल्ला करते हैं, आंखों पर पानी छपाके मारते हैं, नहाने का जो है, उसके बाद शरीर का प्रक्षालन यानी धोते हैं, फिर शैम्पू वगैरह, साबुन वगैरह या जो कुछ भी है, बॉडी वॉश है, जो कुछ लगाते हैं। इस तरह से हर क्रिया में है। अपितु, इसको मैंने रेखांकित किया। अपितु मतलब, अपितु जो है यह एक अव्यय है। जब हम जो करते हैं उससे भी आगे कुछ करते हैं, कुछ
मान लीजिए कुछ किया, अब देखिए इसकी परिभाषा आपको कहीं नहीं मिलेगी। अपितु मतलब क्या होता है, कौन ने बताएगा भी नहीं कोई। अपितु मतलब या बल्कि मतलब, ये दोनों पर्यायवाची हैं। अपितु का मतलब होता है कि जो किया जाए उससे आगे बढ़कर कुछ और किया जाए। तो ये जो आगे बढ़कर किया जाए, इतना लंबा चौड़ा न कहकर इतने लंबे चौड़े भाव को एक शब्द में यदि समेटा जाए तो बल्कि है, अपितु है ना। अब जैसे देखिए यहाँ रीढ़ सिर्फ शारीरिक ढांचे का एक हिस्सा नहीं, अपितु सिर्फ हिस्सा नहीं है, यानी उसके बाद भी कुछ और है, आगे की स्थिति है। अपितु प्रतीक है। प्रतीक मतलब, प्रतीक का मतलब होता है समानता उत्पन्न करने वाला शब्द। मान लीजिए मुझे कहना है आम, और आम से मिलता जुलता, अब आम को सीधा न बताकर मैं कुछ ऐसा बताऊं जो सचमुच आम जैसा ही दिखे, आम जैसा ही रस हो, और मैं जो जैसा दिखेगा मैं उसका नाम लूं ताकि आपको समझा सकूं, और मेरी इच्छा भी रहेगी कि आप समझें कि ये आम के बारे में बोल रहे हैं। तो यहाँ प्रस्तुत के लिए जो अप्रस्तुत उत्पन्न किया जाता है ना, उसे हम प्रतीक बोलते हैं। प्रतिजोर इक, प्रतिजोर इक प्रतीक हुआ। उसी के समान, समानता उत्पन्न करने वाला शब्द, यह समझिए आसान शब्दों में। उस आधारशिला का, आधारशिला क्या है, वही आधारशिला, वही नींव है ना, वही प्लिंथ जो अंग्रेजी में है, जो अनिवार्य होती है किसी भी प्रकार के निर्माण में। जब भी कुछ करते हैं तो उस निर्माण में जरूरत पड़ती है किसकी, एक निश्चितता की, एक दृढ़ता की, है ना, एक ऐसे ढांचे की, और उस ढांचे में भी एक ऐसे मूल रूप में किसी वस्तु की जो सभी पूरे ढांचे को पकड़े हुए रखे, वही रीढ़ है। यदि यह आधारशिला हिल या टूट जाए तो उसका कुपरिणाम समाज को भुगतना पड़ता है। चरित्र ही निसंदेह 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 100 बार, चरित्र ही वह आधारशिला है जो समाज को पकड़े हुए रखती है, समाज को कायम रखती है, समाज को हिलने नहीं देती, यह आधारशिला। और इसमें यदि कहीं कंपन आ जाए या हिल जाए या टूट जाए तो उसका कुपरिणाम तो समाज को भुगतना ही पड़ता है। चलिए अगला आखिरी दृश्यांश में